जिंदगी में हम सब कभी न कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जब हम किसी दर्द, किसी डर, किसी गुस्से या किसी पुरानी याद को अपने अंदर बहुत गहराई से पकड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो चला जाए, लेकिन जाता नहीं। हम कोशिश करते हैं उसे भूलने की, दबाने की या किसी और चीज में खुद को व्यस्त रखने की, लेकिन वो भावना फिर भी वापस आ जाती है। डेविड आर हॉकिंस ने इसी समस्या का जवाब दिया है, एक बेहद सरल लेकिन गहरे तरीके से, और उसका नाम है लेटिंग गो, यानी छोड़ देना। डेविड हॉकिंस एक मनोचिकित्सक थे, एक आध्यात्मिक शिक्षक थे, और उन्होंने हजारों मरीजों के साथ काम किया। उन्होंने देखा कि इंसान की ज्यादातर तकलीफें इसलिए नहीं होती कि बाहर की दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम अपने अंदर की भावनाओं को रोक कर रखते हैं। हम उन्हें दबाते हैं, उनसे लड़ते हैं या उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका असल में काम नहीं करता। जो तरीका काम करता है वो है सरेंडर, यानी समर्पण, और इसी को वो लेटिंग गो कहते हैं। यह किताब उस पूरे तरीके को समझाती है, कदम दर कदम। यह बताती है कि हम अपनी भावनाओं से कैसे डील करते हैं, क्यों हम उन्हें पकड़े रहते हैं और कैसे हम उन्हें सच में छोड़ सकते हैं। यह कोई धर्म की किताब नहीं है, कोई जटिल दर्शन नहीं है। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हर उस इंसान के काम आती है जो जिंदगी में ज्यादा शांति, ज्यादा खुशी और ज्यादा आजादी चाहता है। तो फिर सही तरीका क्या है? हॉकिंस कहते हैं, लेटिंग गो। इसका मतलब है कि आप उस भावना को न दबाएं, न एक्सप्रेस करें, न उससे भागें, बस उसे महसूस करें और उसे जाने दें। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में इसे समझने और प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लगता है। लेटिंग गो का तरीका यह है कि जब कोई भावना आए, जैसे डर, गुस्सा, दुख, तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश बंद कर दें और बस उसे अपने अंदर महसूस करें। उसे होने दें, बस उसके साथ रहें, बिना कुछ किए। और जैसे जैसे आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने आप हल्की होने लगती है और एक समय आता है जब वो चली जाती है। हॉकिंस इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक गर्म कोयला है। आप उसे पकड़े हुए हैं और वो जल रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप उसे छोड़ देंगे। लेकिन हम अपनी भावनाओं के साथ ऐसा नहीं करते। हम उन्हें पकड़े रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें जस्टिफाई करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि दर्द हो रहा है। लेटिंग गो का मतलब है उस कोयले को छोड़ देना। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है विलिंगनेस, यानी इच्छा शक्ति। आपको बस यह तय करना है कि आप छोड़ना चाहते हैं। आप पूरी तरह तैयार नहीं है, आपको नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अगर आप में थोड़ी भी विलिंगनेस है तो यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हॉकिंस ने अपनी किताब में भावनाओं का एक पैमाना दिया है जिसे वो स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस या मैप ऑफ इमोशंस कहते हैं। इसमें नीचे की भावनाएं जैसे शेम यानी शर्म, गिल्ट यानी अपराधबोध, एपैथी यानी उदासीनता, ग्रीफ यानी दुख, फियर यानी डर, डिजायर यानी लालसा, एंगर यानी गुस्सा और प्राइड यानी अहंकार, ये सब नेगेटिव और हैवी भावनाएं हैं। और ऊपर की तरफ करेज यानी साहस, न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता, विलिंगनेस यानी तत्परता, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, रीजन यानी तर्क, लव, जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट है। हॉकिंस कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी नीचे की भावनाओं को रिलीज करते जाते हैं, हम इस पैमाने पर ऊपर उठते जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि ये भावनाएं कोई दुश्मन नहीं है। ये बस ऊर्जाएं हैं जो हमारे अंदर फंसी हुई है। इन्हें निकालने की जरूरत है, और लेटिंग गो वो तरीका है जिससे ये निकलती है। हॉकिंस यह भी बताते हैं कि हर भावना के पीछे एक बिलीफ यानी विश्वास होता है। जैसे डर के पीछे यह विश्वास होता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, गुस्से के पीछे यह विश्वास होता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, शर्म के पीछे यह विश्वास होता है कि मैं बुरा इंसान हूं। जब हम उस भावना को छोड़ते हैं,
तो धीरे धीरे वो बिलीफ भी कमजोर होने लगती है। किताब में हॉकिंस ने यह भी बताया है कि हम भावनाओं को क्यों पकड़े रहते हैं। इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह है, हमें लगता है कि वो भावना हमारी पहचान है। जैसे किसी को बचपन से डर लगता आया है, तो वो डर उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अगर वो डर चला जाए, तो वो सोचता है, फिर मैं कौन हूं, इसलिए वो डर को छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी वजह है, हमें लगता है कि भावनाएं हमें कुछ देती है। जैसे गिल्ट यानी अपराधबोध। हम सोचते हैं कि अगर हम खुद को माफ कर दें, तो हम बुरे इंसान हैं। तो हम गिल्ट को पकड़े रहते हैं, जैसे कि यह हमें अच्छा बनाता हो। या गुस्सा, हम सोचते हैं कि अगर हम गुस्सा छोड़ दें, तो इसका मतलब है कि हमने उस इंसान को माफ कर दिया। लेकिन हॉकिंस कहते हैं, माफ करने का और छोड़ने का मतलब एक नहीं है। आप भावना को छोड़ सकते हैं बिना उस इंसान को सही ठहराए। तीसरी वजह है, हम डरते हैं कि अगर हमने उस भावना को महसूस किया, तो वो हमें तोड़ देगी। बहुत से लोग सालों के दुख को, ट्रॉमा को अंदर दबाए रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो रोए तो रुकेंगे नहीं। लेकिन सच यह है, जब आप उस भावना को अलाउ करते हैं, तो वो एक लहर की तरह आती है और चली जाती है। वो आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको हल्का करती है। हॉकिंस किताब में यह भी बताते हैं कि लेटिंग गो का असर सिर्फ मन पर नहीं, बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब हम नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जमा होती जाती है और यही कई बीमारियों की जड़ बनती है। कमर दर्द, सिर दर्द, पेट की समस्याएं, दिल की बीमारियां, इनमें से बहुत सी इमोशनल स्ट्रेस से जुड़ी होती है। जब आप भावनाओं को रिलीज करना शुरू करते हैं, तो आपका शरीर भी ठीक होने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर और मन का स्वाभाविक संबंध है। जो मन में होता है, वो शरीर में दिखता है। हॉकिंस ने कई उदाहरण दिए हैं उन मरीजों के जिन्होंने लेटिंग गो की प्रैक्टिस से न सिर्फ मानसिक शांति पाई, बल्कि शारीरिक बीमारियों से भी राहत पाई। उन्होंने देखा कि जब लोग अपने डर को, अपने गुस्से को, अपने दुख को रिलीज करते हैं, तो उनका पूरा जीवन बदलने लगता है। यह भी जरूरी है कि लेटिंग गो एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। जैसे रोज नहाते हैं, वैसे ही भावनाओं को रोज रिलीज करना पड़ता है। क्योंकि हर दिन नई परिस्थितियां आती है, नई भावनाएं आती है, और हर बार हमें यह चुनाव करना होता है कि हम उन्हें पकड़े या छोड़े। अब हॉकिंस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, और वो है डर। डर शायद वो सबसे बड़ी भावना है जो इंसान को सबसे ज्यादा रोकती है। डर हमें नई चीजें करने से रोकता है, रिश्ते बनाने से रोकता है, अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। हॉकिंस कहते हैं कि डर की जड़ है यह सोचना कि बाहरी दुनिया या बाहरी लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जितना हम बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं अपनी खुशी के लिए, उतना ज्यादा डर होता है। क्योंकि बाहर की चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम लेटिंग गो करते हैं, तो हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि हमारी असली शक्ति अंदर है, बाहर नहीं। और जैसे जैसे यह समझ बढ़ती है, डर कम होता जाता है। डर को रिलीज करने का तरीका भी वही है, उसे महसूस करो, उसके साथ रहो, उसे अलाउ करो। जब आप डर को अलाउ करते हैं बिना उससे भागे, तो आप पाएंगे कि वो इतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। डर की असली ताकत उसकी कल्पना में होती है। जब आप उसे फेस करते हैं, वो सिकुड़ जाता है। हॉकिंस आगे गुस्से के बारे में बात करते हैं। गुस्सा एक बहुत ऊर्जावान भावना है। यह डर से ऊपर है, कॉन्शियसनेस के पैमाने पर। इसलिए कभी कभी जब लोग लेटिंग गो की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो पहले उनका दुख या डर गुस्से में बदल जाता है, और यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि वो ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन गुस्से में फंके रहना भी ठीक नहीं। गुस्सा हमें लगता है कि हमें ताकत देता है, लेकिन असल में यह हमें थका देता है और रिश्तों को तोड़ता है। हॉकिंस कहते हैं कि गुस्से के नीचे अक्सर दुख होता है और दुख के नीचे डर।
जब हम इन परतों को एक एक करके रिलीज करते हैं तो हम उस जगह पहुंचते हैं जहां शांति है। गुस्से को रिलीज करने के लिए जरूरी है कि हम यह मान लें कि हाँ, हमें गुस्सा है, हम उसे दबाएं नहीं। फिर उस गुस्से के साथ बैठें, उसे फील करें और उसे जाने देने की विलिंगनेस रखें। धीरे धीरे वो गुस्सा हल्का होता जाएगा। एक और बात जो हॉकिंस बताते हैं, गुस्से को किसी पर निकालने से वो रिलीज नहीं होता, वो तो और बढ़ता है। असली रिलीज तब होती है जब आप उसे अंदर फील करें और जाने दें। किताब में हॉकिंस ने प्राइड यानी अहंकार के बारे में भी बहुत गहरी बात कही है। प्राइड कॉन्शियसनेस के पैमाने पर गुस्से से ऊपर है, इसलिए बहुत लोग इसे पॉजिटिव मानते हैं। और थोड़ी हेल्थी प्राइड ठीक है, जैसे अपने काम पर गर्व होना। लेकिन जो प्राइड हमें दूसरों से ऊपर रखती है, जो हमें नई चीजें सीखने से रोकती है, जो हमें गलती मानने से रोकती है, वो हमारे लिए बाधा बन जाती है। और इसे रिलीज करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यह हमारी पहचान से सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। हॉकिंस कहते हैं कि जब हम प्राइड को छोड़ते हैं तो हम करेज तक पहुंचते हैं, और करेज वो जगह है जहां से असली जीवन शुरू होता है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, और करेज के बाद आती है न्यूट्रलिटी, फिर विलिंगनेस, फिर एक्सेप्टेंस, और यही वो रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। शेम और गिल्ट, ये दोनों सबसे नीचे की भावनाएं हैं। शेम यानी शर्म, मैं बुरा हूं। गिल्ट यानी अपराधबोध, मैंने बुरा किया। ये दोनों भावनाएं इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और ये सबसे ज्यादा ऊर्जा लेती है। हॉकिंस बताते हैं कि गिल्ट और शेम को रिलीज करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह तब तक नहीं होता जब तक हम खुद को माफ नहीं करते। और खुद को माफ करने के लिए जरूरी है कि हम यह समझें कि हम जो भी थे, जो भी हमने किया, वो उस वक्त की समझ और हालात के हिसाब से था। हम सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी समझ के साथ जी रहे हैं। यह सेल्फ कंपैशन की बात है। हॉकिंस कहते हैं कि हम दूसरों पर जितना गुस्सा होते हैं, उससे ज्यादा हम खुद पर कठोर होते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते, और यह कठोरता हमें अंदर से खोखला कर देती है। जब आप शेम और गिल्ट को रिलीज करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें एक्नॉलेज करना होगा। हाँ, मुझे शर्म है, हाँ, मुझे अपराधबोध है। उसे दबाना नहीं, फिर उसके साथ बैठना, और फिर धीरे धीरे उसे जाने देना। हॉकिंस एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो हम दूसरों में जज करते हैं, वो अक्सर हमारे अंदर भी होता है। जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं, तो उस गुस्से में हमारे अपने अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स होती है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद के अंदर झांकना जरूरी है। हॉकिंस की किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों पर। हम सब रिश्तों में सबसे ज्यादा खुशी चाहते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द भी रिश्तों से ही मिलता है। हॉकिंस कहते हैं कि रिश्तों में दर्द का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदें। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें प्यार दें, हमें समझें, हमारी जरूरतें पूरी करें। और जब वो ऐसा नहीं करते तो हम दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं। लेकिन जब हम लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि दूसरों पर डिपेंड करने की जरूरत कम होती जाती है। जब हम अपने अंदर की जरूरतों को खुद पूरा करने में सक्षम होने लगते हैं, जब हम अपना प्यार, अपनी शांति खुद बना सकते हैं, तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम होती जाती है। और जब एक्सपेक्टेशन कम होती है, तो रिश्ते ज्यादा खूबसूरत बन जाते हैं। हॉकिंस यह भी कहते हैं कि जब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई डर है। हम डरते हैं कि अगर वो इंसान हमारी मर्जी से नहीं चला, तो कुछ बुरा होगा। जब हम उस डर को रिलीज करते हैं, तो कंट्रोल करने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। किताब में हॉकिंस ने एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, और वो है अटैचमेंट यानी आसक्ति। हम चीजों से, लोगों से, आइडिया से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और जब वो चीजें बदलती है या चली जाती है,
तो हमें बहुत दर्द होता है। हॉकिंस कहते हैं कि अटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप उस चीज को प्यार नहीं करते। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन बिना क्लच किए, बिना पकड़े हुए। फर्क यह है, प्यार खुला है, अटैचमेंट बंद है। प्यार देता है, अटैचमेंट लेता है। जब हम किसी चीज को होल्ड करने की बजाय उसे फ्लो होने देते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में और ज्यादा खूबसूरती से आती है। यह पैराडॉक्स है, जितना आप पकड़ते हैं, उतना छूटता है। जितना छोड़ते हैं, उतना मिलता है। यह सिद्धांत सिर्फ रिश्तों पर नहीं, पैसे पर, सफलता पर, स्वास्थ्य पर, सब पर लागू होता है। जब हम किसी चीज से डेस्परेट होकर चिपकते हैं, तो वो दूर जाती है। जब हम रिलैक्स्ड होकर, लेटिंग गो के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीजें आसानी से आती है। हॉकिंस ने किताब में यह भी समझाया है कि हमारी थिंकिंग यानी सोच हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। हम सोचते हैं कि हम तर्क से सोचते हैं, लेकिन असल में हम ज्यादातर अपनी भावनाओं के आधार पर सोचते हैं। हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारे थॉट्स, ये सब हमारी पुरानी इमोशनल पैटर्न से बनते हैं। जब हम किसी नेगेटिव इमोशन को रिलीज करते हैं, तो उससे जुड़े नेगेटिव थॉट्स भी अपने आप कम होने लगते हैं। हमें हर थॉट को मैन्युअली चेंज नहीं करना पड़ता, बस इमोशन को रिलीज करना काफी है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग पॉजिटिव थिंकिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर नीचे नेगेटिव इमोशंस है, तो पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा देर तक काम नहीं करती। जड़ तक जाना होगा, और जड़ इमोशंस में है। हॉकिंस यह भी बताते हैं कि जब हम हायर लेवल की इमोशंस में होते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस, लव, पीस, तो हमारी सोच भी ऑटोमेटिकली ज्यादा क्लियर, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। हमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। किताब के एक हिस्से में हॉकिंस ने स्ट्रेस और मॉडर्न लाइफ के बारे में बात की है। आज की दुनिया में स्ट्रेस बहुत आम हो गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, पैसों की चिंता, भविष्य का डर, ये सब मिलकर हमें अंदर से तोड़ देते हैं। हॉकिंस कहते हैं कि स्ट्रेस कोई बाहरी चीज नहीं है। स्ट्रेस हमारे अंदर की वो रेजिस्टेंस है, जो हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति महसूस करते हैं। जब हम किसी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम चाहते हैं कि यह अलग होती, तब स्ट्रेस होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश न करें। हॉकिंस कहते हैं, एक्शन लो, लेकिन रेजिस्टेंस के बिना। जो है उसे पहले एक्सेप्ट करो, फिर जो बदल सकते हो उसे बदलो। यह बहुत बड़ा फर्क है। एक्शन फ्रॉम एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस से। लेटिंग गो की प्रैक्टिस से स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होती जाती है, क्योंकि जब हम भावनाओं को रिलीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस कम होती है। और जब रेजिस्टेंस कम होती है, तो एनर्जी बढ़ती है। वही एनर्जी जो पहले भावनाओं को दबाने में जाती थी, अब क्रिएटिव काम में जाती है। हॉकिंस किताब में यह भी बताते हैं कि लेटिंग गो का प्रैक्टिस कैसे करें रोजमर्रा की जिंदगी में। यह कोई मेडिटेशन सेशन नहीं है जो आपको 1 घंटे के लिए बैठकर करनी हो, हालांकि ऐसा भी कर सकते हैं। यह हर पल की प्रैक्टिस है। जैसे ही आप किसी भावना को महसूस करें, कोई झुंझलाहट, कोई डर, कोई दुख, उस पल में रुकें। उस भावना को नोटिस करें। पूछे खुद से, क्या मैं इसे रिलीज कर सकता हूं? बस यह सवाल पूछना भी काफी है। इससे आपका अटेंशन उस भावना पर जाता है और वो हल्की होने लगती है। हॉकिंस एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। जब कोई भावना आए, तो उसे नेम दो, यह डर है, यह गुस्सा है, फिर उसे फील करो, उससे लड़ो मत। और फिर पूछो, क्या मैं इसे जाने दे सकता हूं? अगर हाँ, तो छोड़ दो। अगर नहीं, तो पूछो, क्या मैं इसे जाने देने के लिए विलिंग हूं? बस विलिंगनेस काफी है शुरुआत के लिए। यह प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, उतना आसान होता जाएगा। शुरुआत में शायद बड़ी भावनाएं रिलीज नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी भावनाओं से शुरू करो और धीरे धीरे गहरी परतें खुलती जाती है। हॉकिंस ने किताब में एक और जरूरी बात कही है, और वो है डिजायर यानी इच्छाएं। हम सोचते हैं कि इच्छाएं अच्छी होती है,
आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देती है। लेकिन जब डिजायर बहुत इंटेंस हो जाती है, जब हम किसी चीज के बिना खुश नहीं रह सकते, तब वो हमारे दुख का कारण बन जाती है। जैसे अगर आप बहुत डेस्परेटली कोई जॉब चाहते हैं और नहीं मिलती, तो बहुत दुख होता है। लेकिन अगर आप उसी जॉब को चाहते हैं लेकिन बिना डेस्परेट हुए, तो उसके मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है और न मिलने पर भी आप ठीक रहते हैं। हॉकिंस कहते हैं, डिजायर को रिलीज करने का मतलब यह नहीं कि आप गोल छोड़ दो। मतलब यह है कि उस गोल के प्रति जो नीडीनेस है, जो डेस्परेट फीलिंग है, उसे छोड़ दो। जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में गोल की तरफ बढ़ते हैं, तो रास्ते ज्यादा आसानी से खुलते हैं। यह बात आज के समय में बहुत रेलेवेंट है, जब लोग सक्सेस के लिए इतने एंग्शियस रहते हैं। हॉकिंस का कहना है, जितना आप पीस में रहकर काम करोगे, उतना ज्यादा अचीव करोगे। एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाते, वो बस आपको एग्जॉस्ट करते हैं। किताब में हॉकिंस ने एपैथी यानी उदासीनता के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। एपैथी एक बहुत भारी स्टेट है, जब इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब जीने की कोई उत्साह नहीं रहती, जब सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। यह स्टेट अक्सर तब आती है जब बहुत लंबे समय तक बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस दबाई जाती है। अंदर इतना कुछ जम जाता है कि इंसान नंब हो जाता है। हॉकिंस कहते हैं कि एपैथी से बाहर निकलने का रास्ता भी वही है, लेटिंग गो। लेकिन एपैथी में विलिंगनेस बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ सबसे पहले बस यह काफी है कि आप एक्नॉलेज करें, हाँ, मैं अभी एपैथी में हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस यह ऑनेस्ट एक्नॉलेजमेंट भी शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, एपैथी के नीचे की भावनाएं, जो अक्सर ग्रीफ यानी गहरा दुख होती है, सामने आती है। उन्हें फील करने दो, रोने दो। यह ग्रीफ असल में हीलिंग की शुरुआत है। हॉकिंस ने किताब के एक हिस्से में हेल्थ और हीलिंग के बारे में बहुत विस्तार से बात की है। उन्होंने देखा कि जो लोग कंसिस्टेंटली लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम बेहतर होती है, वो कम बीमार पड़ते हैं और अगर बीमार हों तो जल्दी ठीक होते हैं। इसका कारण वो यह बताते हैं कि जब हम नेगेटिव इमोशंस को दबाते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। ये हार्मोन्स लंबे समय तक रहें तो इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और कई बीमारियों को जन्म देते हैं। जब इमोशंस रिलीज होती है, तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है, शरीर नेचुरल हीलिंग मोड में आ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, आधुनिक मेडिसिन भी अब मानती है कि मेंटल स्टेट का फिजिकल हेल्थ पर गहरा असर होता है। हॉकिंस के अनुसार, कोई भी हीलिंग पूरी नहीं होती जब तक इमोशनल हीलिंग न हो। आप दवाएं ले सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइंग इमोशनल पैटर्न्स नहीं बदले, तो बीमारी किसी न किसी रूप में वापस आ जाती है। किताब में हॉकिंस ने सक्सेस और अबंडेंस के बारे में भी बात की है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के मन में पैसे और सक्सेस के प्रति बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस होती है। गिल्ट की ज्यादा कमाना बुरा है, फियर कि अगर मिला तो चला भी जाएगा, या यह बिलीफ कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। ये इमोशंस सबकॉन्शियसली हमें सक्सेस से दूर रखती है। हम कॉन्शियस तौर पर चाहते हैं सफल होना, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर कुछ और चल रहा होता है। जब आप इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और रिलीज करते हैं, तो आपके और सक्सेस के बीच जो वॉल थी वो हटने लगती है। आप ज्यादा ओपन हो जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं सॉल्यूशंस के लिए, और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एक्शंस के लिए। हॉकिंस यह भी कहते हैं कि गिविंग यानी देना, यह भी अबंडेंस का एक बड़ा रास्ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना कुछ रिटर्न में चाहे, तो हम अबंडेंस की एनर्जी में होते हैं। और अबंडेंस की एनर्जी ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। हॉकिंस की किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी आध्यात्मिक विकास। हॉकिंस खुद एक स्पिरिचुअल टीचर थे और उनका मानना था कि लेटिंग गो का प्रैक्टिस सिर्फ इमोशनल हीलिंग नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल पाथ भी है।
जैसे जैसे आप लोअर इमोशंस को रिलीज करते जाते हैं, आप हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं। आप ज्यादा पीसफुल होते हैं, ज्यादा लविंग होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। यह कोई धर्म से जुड़ी बात नहीं है, यह कॉन्शियसनेस की बात है। हॉकिंस कहते हैं कि जब हम एक्सेप्टेंस की स्टेट में होते हैं, जब हम जो है उसे जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हम एक बहुत शांत और पावरफुल जगह पर होते हैं। यहां से हम क्लियरली सोच सकते हैं, क्लियरली एक्ट कर सकते हैं और क्लियरली देख सकते हैं। इससे भी ऊपर है लव, और यह लव का मतलब रोमांटिक लव नहीं है। यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है जहां आप नेचुरली हर चीज के प्रति कंपैशनेट होते हैं, ओपन होते हैं और कनेक्टेड होते हैं। यह स्टेट लेटिंग गो की प्रैक्टिस से धीरे धीरे डेवलप होती है। हॉकिंस ने किताब में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है जिसे वो द ईगो कहते हैं। ईगो यहां सेल्फ इंपॉर्टेंस के अर्थ में नहीं है, बल्कि ईगो का मतलब है वो हिस्सा जो हम खुद को समझते हैं, यानी हमारी आइडेंटिटी, हमारे लेबल्स, हमारे रोल्स। हम खुद को डिफाइन करते हैं, मैं एक पिता हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं एक विक्टिम हूं, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं, और इन आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी को थ्रेट होते देख नहीं सकते। हॉकिंस कहते हैं कि लेटिंग गो की प्रैक्टिस में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम इन आइडेंटिटीज को भी रिलीज करने लगते हैं। यह थोड़ा स्केरी लग सकता है, क्योंकि हम सोचते हैं अगर ये सब गया तो मैं क्या रहूंगा, लेकिन जो उस अनुभव से गुजरे हैं वो बताते हैं कि जब आइडेंटिटीज रिलीज होती है तो एक बहुत गहरी और स्टेबल पीस मिलती है। जो बचता है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है, और वो कभी चेंज नहीं होती, वो कभी थ्रेटन नहीं होती। यही हमारी असली नेचर है, हॉकिंस के अनुसार। हॉकिंस ने किताब में फॉरगिवनेस यानी माफी के बारे में भी गहरी बात की है। वो कहते हैं कि माफी उस दूसरे इंसान के लिए नहीं है, माफी खुद के लिए है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस घटना को, उस दर्द को अपने अंदर जीवित रखते हैं, और वो हमें अंदर से जलाती रहती है। जब हम माफ करते हैं और लेटिंग गो करते हैं उस दर्द को, तो हम खुद को आजाद करते हैं, उस दूसरे इंसान को नहीं, खुद को। हॉकिंस यह भी कहते हैं कि माफी इंस्टेंट नहीं होती, यह एक प्रोसेस है। आप एक ही बार में सब माफ नहीं कर सकते, स्पेशली अगर दर्द बहुत गहरा हो। लेकिन हर बार जब आप उस भावना को थोड़ा रिलीज करते हैं तो माफी के करीब जाते हैं। और यह भी जरूरी है कि खुद को भी माफ किया जाए। हम अक्सर दूसरों को माफ करने की बात करते हैं, लेकिन खुद को नहीं। खुद को माफ करना उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी। किताब के अंतिम हिस्सों में हॉकिंस ने सरेंडर के सबसे गहरे रूप के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि जब हम स्मॉल थिंग्स को रिलीज करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम जिंदगी के सबसे बड़े डर को भी रिलीज करने में सक्षम होते हैं, और वो है मृत्यु का डर। मृत्यु का डर हमारे बहुत सारे दूसरे डरों की जड़ में होता है। हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, यह सब मृत्यु के डर से ही जुड़ा होता है। जब हम इस डर को भी एक्नॉलेज करते हैं, इसे महसूस करते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं, तो एक बहुत गहरी पीस मिलती है। यह पीस किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती, यह अनकंडीशनल होती है। हॉकिंस कहते हैं कि जो लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं उनका जीवन बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो हर सिचुएशन को एक ग्रेस के साथ फेस करते हैं। उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ प्रोटेक्ट नहीं करना, कहीं पहुंचना नहीं, वो बस है। किताब के अंतिम हिस्सों में हॉकिंस ने सरेंडर के सबसे गहरे रूप के बारे में बात की है। वो कहते हैं कि जब हम स्मॉल थिंग्स को रिलीज करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम जिंदगी के सबसे बड़े डर को भी रिलीज करने में सक्षम होते हैं, और वो है मृत्यु का डर। मृत्यु का डर हमारे बहुत सारे दूसरे डरों की जड़ में होता है। हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने जीवन को सिक्योर करने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए
यह सब मृत्यु के डर से ही जुड़ा होता है। जब हम इस डर को भी एक्नॉलेज करते हैं, इसे महसूस करते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं, तो एक बहुत गहरी पीस मिलती है। यह पीस किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती, यह अनकंडीशनल होती है। हॉकिंस कहते हैं कि जो लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं, उनका जीवन बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो हर सिचुएशन को एक ग्रेस के साथ फेस करते हैं। उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ प्रोटेक्ट नहीं करना, कहीं पहुंचना नहीं, वो बस है। किताब के अंत में हॉकिंस एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर पीस पहले से है, हमें उसे बाहर से लाना नहीं है। हमें बस उन सारी लेयर्स को हटाना है, भावनाओं की, बिलीफ्स की, पैटर्न्स की, जो उस पीस को ढके हुए है। लेटिंग गो वो प्रोसेस है जिससे ये लेयर्स हटती है। यह कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह सबसे डायरेक्ट रास्ता है उस पीस तक, उस फ्रीडम तक जो हर इंसान ढूंढ रहा है। हॉकिंस कहते हैं कि यह प्रैक्टिस किसी के लिए भी है, किसी भी उम्र की, किसी भी बैकग्राउंड की, किसी भी रिलीजन की, क्योंकि भावनाएं सबके पास है और भावनाओं को रिलीज करने की क्षमता भी सबके पास है। सबसे पहला कदम है विलिंगनेस। बस यह तय करो कि तुम तैयार हो उन पुरानी भावनाओं को जाने देने के लिए जो तुम्हें रोक रही है। तैयार हो उस नई जिंदगी के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रही है।